हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अवेलेबल एनर्जी के बारे में। ओके, इससे पहले की क्लास में हमने हीट इंजन ऑलरेडी पढ़ रखा है। विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन हम ये समझेंगे कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है। अवेलेबल एनर्जी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। किसी भी सिस्टम से मैक्सिमम वर्क आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। अवेलेबल एनर्जी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हीट इंजन का। ओके, हीट इंजन। हीट इंजन को हम सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका T1 है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सोर्स। ओके, ये है टेम्परेचर T2, इसको हम बोल रहे हैं सिंक। ये हीट इंजन है। सोर्स और सिंक की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर बताई गई है। सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब ये है कि जिससे आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करें और उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। ओके, एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि सन को आप सोर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सन से हम कंटिन्यूसली हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सिंक, सिंक टेम्परेचर T2 पे है। सिंक मतलब कितनी भी एनर्जी आप सिंक में डंप कर दीजिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सिंक को हम क्या एग्जांपल हो सकता है सिंक का? तो एटमॉस्फेयर को आप क्या बोल सकते हैं? सिंक बोल सकते हैं। ओके, तो हमने T1 टेम्परेचर पे हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया Q1, उससे कुछ अमाउंट में आपको क्या मिला? वर्क। और कुछ अमाउंट हीट क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई Q2। ओके, Q1 जो है वो हीट इनपुट है हीट इंजन के लिए। Q1 क्या है? हीट इनपुट। ओके, और W क्या है? वर्क। और Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड। अगर हम इस हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, 1 माइनस Q2 बाय Q1 कैसे आता है? एफिशिएंसी को आप लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट को आप क्या लिख सकते हैं? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय Q1। तो यहां से आ जाता है 1 माइनस Q2 बाय Q1। अगर हम ये चाहते हैं कि ये हीट इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी हो, तो इस इंजन को आपको क्या मानना पड़ेगा? इस इंजन को रिवर्सिबल मानना पड़ेगा। तब आप ये बोल सकते हैं कि जो वर्क आपको मिल रहा है वो क्या है? मैक्सिमम है, अगर उसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप इस हीट इंजन को क्या कंसीडर करेंगे कि ये कार्नोट इंजन है, क्योंकि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करते हैं? या कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस T2 बाय T1। ओके, 1 माइनस T2 बाय T1। और इस एफिशिएंसी को आप क्या लिख सकते हैं? W अपॉन Q1। अगर आपने एफिशिएंसी को टेम्परेचर के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो इंजन है, ये कौन सा इंजन है? कार्नोट इंजन है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? मैक्सिमम है। ओके, तो मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है 1 माइनस T2 बाय T1 है, जिसको हम लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला तो कि अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो इस फॉर्मूले से जो वर्क निकलेगा वो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, ये वर्क का फॉर्मूला आपके पास आ गया Q1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T2 बाय T1। ओके, आप समझते जाइए ध्यान से बात कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है। हमने सबसे पहले इस हीट इंजन को कार्नोट इंजन बनाया। कार्नोट इंजन क्यों बनाया? क्योंकि कार्नोट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी होती है, इसका मतलब उससे निकलने वाला वर्क भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। हम अवेलेबल एनर्जी तक जाना चाहते हैं, और अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क किसी भी सिस्टम से। अगर हमें हीट इंजन से मैक्सिमम पॉसिबल वर्क चाहिए, तो हम ये चाहेंगे कि आपका इंजन कार्नोट इंजन की तरह वर्क करे, तब जो उसका वर्क आउटपुट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्क आउटपुट का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? वर्क आउटपुट इज इक्वल टू Q1 ब्रैकेट 1 माइनस T2 बाय T1। अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम वर्क को मैक्सिमम करने की? कि जो T2 है, ये क्या है? सिंक का टेम्परेचर है। और ये सिंक का टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि सिंक का मतलब क्या है? सिंक का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर। अगर आप अपने बाइक पे जा रहे हैं, तो एक हीट इंजन है जो हीट ले रहा है और कुछ अमाउंट हीट क्या कर रहा है? बाहर रिजेक्ट कर रहा है।
ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसके लिए। आपने जो पेट्रोल यूज किया उसकी जो हीट एनर्जी थी, उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके किसमें कन्वर्ट किया गया, वर्क में कन्वर्ट किया गया, और कुछ अमाउंट हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई, जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई। ओके, इसका मतलब जो वर्क आप हीट इंजन से ले रहे थे वो मैक्सिमम वर्क नहीं था। ओके, जैसे कि आप बाइक की बात कर रहे हैं या आप जो टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, उसमें आपने पेट्रोल की एनर्जी को यूटिलाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो साइलेंसर से बाहर की तरफ जो आप स्मोक बाहर निकल रहा है, उसका टेम्परेचर अभी भी हाई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी अभी भी उसके अंदर रिमेनिंग है, जो कि किस में कन्वर्ट हो सकती थी, वर्क में कन्वर्ट हो सकती थी। तो क्राइटेरिया क्या है मैक्सिमम पॉसिबल वर्क का? हाइपोथेटिकल बात है कि जो हीट इंजन से आप वर्क ले रहे हैं वो वर्क मैक्सिमम तब होगा, फर्स्ट कंडीशन की वो कार्नोट इंजन की तरह काम करे। सेकंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो। ओके, जो साइलेंसर से बाहर स्मोक निकल रहा है, अगर आप उस पर हाथ को टच करके देखेंगे तो अभी भी उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अगर आप ये बोलें कि हीट इंजन से आपने मैक्सिमम वर्क ले लिया, इसका मतलब जो स्मोक या जो धुआं बाहर की तरफ निकल रहा है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गई किसमें, वर्क में। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क के लिए आप ये बोलेंगे कि इस टेम्परेचर को कहां तक जाना होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक जाना होगा। तो टी नॉट को हम क्या मान रहे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कैसे निकलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क इज इक्वल टू Q11 माइनस टी नॉट बाय T1। ओके, यही मैक्सिमम पॉसिबल वर्क क्या कहलाता है, यही मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आपका कहलाता है अवेलेबल एनर्जी। इसको हम फर्दर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय T नॉट। ओके, यही मैक्सिमम पॉसिबल वर्क क्या है, अवेलेबल एनर्जी, जो आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क को हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, Q1 माइनस Q1 बाई T1 इज मल्टीप्लाइड बाई T नोट। अब ये Q1 बाई T1 क्या है, Q1 बाई T1 बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टीएस डायग्राम का मतलब क्या है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। जैसा कि हमने इसको मान लिया है कि ये हमारा इंजन कार्नोट इंजन है, और कार्नोट इंजन में टीएस डायग्राम कैसे बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, एक तरह से क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। 1 to 2 जो है मान के चलिए हीट सप्लाई है। ओके, और 3 to 4 क्या है, हीट रिजेक्टेड है। ओके, इसको हमने क्या मान लिया, S2 इज इक्वल टू S3, S1 इज इक्वल टू S4। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसके बारे में कंप्लीट हमने डिस्कशन किया है। 1 to 2 क्या है, 1 to 2 क्या है, इसमें हीट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ओके, यहाँ पर हीट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ओके, और 2 to 3 क्या है, 2 to 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है। 1 to 4 या 4 to 1 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और 1 to 2 और 3 to 4 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 2 में हीट सप्लाई हो रही है और 3 to 4 में हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। क्लियर है। Q1 बाई T1 क्या है, Q1 बाई T1 बेसिकली क्या होता है, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है, ds इज इक्वल टू dq बाय t। ओके, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। ओके, सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है। एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है जो कि पॉइंट फंक्शन है, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती। एंट्रोपी जनरेशन पाथ पर डिपेंड करती है। एंट्रोपी का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंट्रोपी। मॉलिक्यूल की रेंडमनेस को आप क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 से 2 में जितना एंट्रोपी चेंज हुआ है उतना ही एंट्रोपी चेंज 3 to 4 में हुआ है। तो अगर हम इसके लिखें कि अगर ये टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, T1 पर हीट सप्लाई हो रही है और T2 टेम्परेचर पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। अभी हमने नेमिंग 1 2 3 4 करी है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। यहाँ मान के चलिए टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलिए T2 है। तो इस पॉइंट पर एंट्रोपी आप क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई T1, और इस पॉइंट पर एंट्रोपी आप क्या लिख सकते हैं, Q2 बाई T2। तो Q1 बाई T1 बेसिकली क्या है, एंट्रोपी चेंज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस टी नॉट लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एस टी नॉट W मैक्स। और W मैक्स बेसिकली क्या है, W मैक्स है अवेलेबल एनर्जी। ये क्या है, अवेलेबल एनर्जी। और ये टी नॉट इंटू डेल्टा एस क्या है, टी नॉट इंटू डेल्टा एस को समझिए। टी नॉट इंटू डेल्टा एस का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है।
और ये डेल्टा एस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस नीचे का एरिया। और आपको मैंने बताया था कि टीएस, एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड देता है। ओके, तो ये जो टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस, टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस आपको मिला है, ये क्या है, ये बेसिकली हीट रिजेक्शन है। क्या है ये, हीट रिजेक्शन है। अगर ये आप 1 से 2 का एरिया लेते हैं तो ये हीट सप्लाई होता, 3 to 4 के नीचे का एरिया ले रहे हैं तो ये हीट रिजेक्टेड है। तो ये हीट रिजेक्टेड है जो कि आपको वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी बोल सकते हैं, जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, तो उसको आप क्या बोलेंगे, अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, तो Q1 का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आया अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, या मिनिमम एनर्जी जो कि एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी, और ये फॉर्मूला आपका यूज होता है अवेलेबल एनर्जी के लिए। ओके, इसको आप बोल सकते हैं मिनिमम हीट रिजेक्शन, मिनिमम पॉसिबल हीट रिजेक्शन, मिनिमम हीट रिजेक्शन। ओके, तो ये है अवेलेबल एनर्जी। तो हमने समझा कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या था। अवेलेबल एनर्जी का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम से आप जितना मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप सिस्टम से वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में भी कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि आपके वर्क को क्या करेगा, वेस्ट कर देगा। कुछ वर्क क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में काम करने के लिए। जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आपको मिला उसी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि अगर हम एक फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस में हीट ट्रांसफर करेंगे तो अवेलेबल एनर्जी में कितना लॉस होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अवेलेबल एनर्जी अगर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो अवेलेबल एनर्जी पे कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, ये हम देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, इसको समझने के लिए हम एक टीएस डायग्राम कंसिडर करते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, टीएस डायग्राम। ओके, टीएस डायग्राम में हमने एक हीट इंजन कंसिडर किया। वो हीट इंजन कार्नोट प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, मान के चलिए कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 4 प्रोसेस होंगी या 2 बेसिक प्रोसेस होंगी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपांशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपांशन। ओके, 1 से 2 जो होती है वो प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हम यही बात कर रहे थे, जिसमें हम टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, T1। इस 1 to 2 प्रोसेस में हम हीट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ओके, 1 से 2 प्रोसेस में हमने हीट को सप्लाई किया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। 2 to 3 एडियाबैटिक प्रोसेस, 3 to 4 अगेन आइसोथर्मल, एंड 4 to 1 एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, 3 to 4 में हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ओके, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलकर हमारे सामने आने वाला है। यहां पर एंट्रोपी जो है S2 इज इक्वल टू क्या है, S3, और यहां पर एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू क्या है, S4। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्वांटिटेटिव लॉ कहलाता है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव लॉ कहलाता है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटेटिव लॉ कहलाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटेटिव लॉ कहलाता है। ओके, जो क्वालिटी के बारे में बात करता है। देखिए, इसको हम समझते हैं, जो हमारा हीट इंजन है अभी फिलहाल की कंडीशन में उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1। T1 पे हम हीट को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं और हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं T2 टेम्परेचर पे। ओके, T2 टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल मान के चलिए हमने 1000 किलो जूल हीट को लिया T1 टेम्परेचर पे। ओके, और यहां से कुछ आपको वर्क मिला। ओके, यहां से आपको कुछ वर्क मिल गया, मान के चलिए 500 मिल गया या 800 मिल गया, और कुछ अमाउंट में हीट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब हमने सिमिलर कंडीशन फॉलो की लेकिन टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया। ओके, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, T1 जो टेम्परेचर है अब यहां पर T1 डैश टेम्परेचर है। इसका मतलब यह है कि जो हीट आपने 1000 किलो जूल हीट एक्सट्रैक्ट करी थी फ्रॉम द सोर्स, ओके, फ्रॉम द सोर्स, उस वक्त सोर्स का टेम्परेचर मान के चलिए एग्जांपल के लिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर हीट इंजन ले रहे हैं लेकिन टेम्परेचर मान के चलिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम हीट सेम ही हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो हीट का अमाउंट कितना है, 1000 किलो जूल।
ओके, यहाँ से हीट इंजन हमने बना दिया, उसने इस हीट को लिया और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया और हीट अमाउंट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया एट टेम्परेचर T2। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंक। सिमिलर। तो हुआ क्या, दोनों इंजन में डिफरेंस किस चीज का आया, यहाँ पर जो सोर्स है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और यहाँ पर जो सोर्स है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जो सोर्स है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ से हमने हीट 1000 किलो जूल हीट ली और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो हमारा सोर्स है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यहाँ पर हमने सेम अमाउंट में हीट को लिया और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने ये दो प्रोसेस की तो उससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलकर सामने आया, वो इस ग्राफ से हमें समझ में आएगा। हमारा जो टेम्परेचर है T1, यहाँ पर हमने 1000 किलो जूल हीट ली और उसको हीट को हमने कुछ अमाउंट हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब हमने सिमिलर एक हीट इंजन लिया, लेकिन हीट को क्या किया हमने, सेम ही रखा 1000। और आपको ये पता है कि टीएस डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है वो आपको हीट सप्लाई देता है, तो ये एरिया आपको हीट सप्लाई देगा। अगर आपने एक नया हीट इंजन बनाया है और उसमें हीट सप्लाई अगर आपको सेम रखना है, अगर मैं ये लाइन को सिर्फ यहां तक बनाऊंगा तो हीट सप्लाई कम हो जाएगी और हमें हीट सप्लाई सेम रखनी है, तो इसको मुझे आगे तक ले जाना पड़ेगा। ओके, आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यह मेरे लिए आ गया 1 डैश 2 डैश, ओके, ये हो गया 3 डैश। ये हीट सप्लाई है सेकेंड इंजन के लिए। ओके, ये सेकेंड इंजन के लिए हीट सप्लाई है और ये जो है ये फर्स्ट इंजन के लिए हीट सप्लाई है। ये फर्स्ट इंजन के लिए हीट सप्लाई है। हमने एरिया थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम यहीं से नीचे की तरफ आ जाते तो डेफिनेटली सेकंड का एरिया फर्स्ट के एरिया से क्या हो जाता, कम हो जाता। ओके, तो अभी की कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का जो एरिया है हीट सप्लाई है ये क्या है, सेम। हीट सप्लाई क्या है, सेम है। ठीक है, अब हीट रिजेक्शन की बात करते हैं। 3 to 4 में हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ओके, 3 to 4 में देखिए हीट रिजेक्ट हो रही है। फर्स्ट इंजन के लिए हीट रिजेक्शन की वैल्यू ये है, फर्स्ट इंजन के लिए। ओके, अगर हम इसको अलग से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टीएस डायग्राम सिर्फ हीट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। 3 to 4 की लाइन को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, 3 to 4। ओके, 3 to 4 में ये हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ये हीट रिजेक्ट हो रही है। कौन से इंजन की बात कर रहे हैं, इंजन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ओके, और ये हमारा इंजन नंबर क्या है, 2। अब 3-4 में हीट रिजेक्ट हो रही है, 3-4 में हीट रिजेक्ट हो रही है, ये हीट रिजेक्ट हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि इतनी अमाउंट हीट क्या हो रही है, ज्यादा रिजेक्ट हो रही है। किसमें, सेकंड में। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हीट रिजेक्शन सेकंड वाले इंजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट रिजेक्शन फर्स्ट। ओके, अब आप इसको अच्छे से समझिए। 1000 हीट दोनों में ली गई और वर्क में कन्वर्ट किया गया, लेकिन 1000 हीट जो हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सोर्स पे ली थी उसमें जो हीट रिजेक्ट हुई वो ज्यादा रिजेक्ट हुई। ओके, एज कंपेयर टू वो इंजन जो कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट को ले रहा था। इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका हीट इंजन लोअर टेम्परेचर पे हीट को ले रहा है और वर्क में कन्वर्ट कर रहा है तो उसमें जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या हम बोले कि अवेलेबल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। यही हमने हेडिंग लिखी थी, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। ओके, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर आपने सोर्स का टेम्परेचर बदल दिया, ओके, सेम अमाउंट में आपने हीट ली, 1000 किलो जूल हीट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको ज्यादा वर्क दे देगी, वही 1000 हीट आपको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम वर्क दे पाएगी क्योंकि ज्यादा हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ओके, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि हीट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम ही मीनिंग है। ओके, उसका मतलब क्या है, सेम है। क्वालिटी के बारे में उसने बात नहीं करी, लेकिन सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्वालिटी के बारे में बताया। क्वालिटी के बारे में क्या बताया कि 1000 किलो जूल हीट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी इंपॉर्टेंस अलग है और 1000 किलो जूल हीट की वैल्यू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अलग है, या उसकी क्वालिटी क्या है, अलग है। ओके, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव लॉ है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्वालिटेटिव लॉ है।
ओके, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है एग्जाम में कि क्वालिटेटिव लॉ किसको कहा जाता है या क्वांटिटेटिव लॉ किसको कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, क्योंकि क्वालिटी के बारे में बात करता है। 1000 किलो जूल हीट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी क्वालिटी अलग है। 1000 किलो जूल हीट की वैल्यू या उसकी क्वालिटी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी क्वालिटी क्या है? अलग है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है और इरिवर्सिबिलिटी फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या होता है और ओपन सिस्टम के लिए अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। ओके, क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबिलिटी फंक्शन की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर क्लोज्ड सिस्टम, अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम से कुछ वर्क आउटपुट आ रहा है, या हम ये बोलें कि इसके अंदर कोई गैसेस हैं जो एक्सपांड हो रही हैं। ओके, पिस्टन को पुश कर रही हैं बाहर की तरफ। जब ये पिस्टन को पुश कर रही है तो बाहर का टेम्परेचर प्रेशर मान के चलिए पी नॉट है। प्रेशर क्या है? पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दीजिए। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पिस्टन पे भी लग रहा होगा, डेफिनेटली लग रहा है। जैसे कि हमारे ऊपर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है 1.013 बार। अगर कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है इस एटमॉस्फेयर में, तो बाहर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं इस सिस्टम से पूछूं कि वर्क कितना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके, इतना वर्क आपको मिला। लेकिन अगर इस वर्क की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क अगर आपको इससे निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना आप वर्क निकाल सकते हैं सिस्टम से, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कितना निकाल सकते हैं, तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये देख रहे हैं कि आपको एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है। तो कुछ वर्क क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगेंस्ट का मतलब क्या है? एक तरह से आप एटमॉस्फेयर को पुश कर रहे हैं। एक्सपांशन तो हो रहा है, लेकिन आप एटमॉस्फेयर को पुश कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एक तरफ से क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। तो कुछ वर्क क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उस वर्क को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क जो आप ले रहे हैं, उससे एटमॉस्फेरिक वर्क को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं? अवेलेबल एनर्जी फॉर द सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, तो अगर हम अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करें या मैक्सिमम यूजफुल वर्क की बात करें, मैक्सिमम यूजफुल वर्क की बात करें, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैसे निकलेगा? मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकलेगा डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू एटीएम। ओके, डब्ल्यू मैक्स का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, जो कि गैस लॉ से आप कैलकुलेट करते हैं। आप हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे असम्पशंस आपने मान लिए हैं। क्या असम्पशंस आपने मान लिए? कि सिस्टम रिवर्सिबल है। ओके, सिस्टम रिवर्सिबल है, और जितनी भी आप गैस लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो इसी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं हम, कि सिस्टम आपका क्या होता है? रिवर्सिबल होता है और गैस लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क अगर आप कैलकुलेट करना है इस सिस्टम से, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ओके, आपको वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? वर्क कैलकुलेट करेंगे dq माइनस du से। ओके, dq माइनस du से। और dq आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? dq क्या है? बेसिकली हीट ट्रांसफर है। और हीट ट्रांसफर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो आप dq की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, या तो आप टेम्परेचर एंट्रोपी से कैलकुलेट कर लीजिए। टेम्परेचर एंट्रोपी से कैसे कैलकुलेट करेंगे? टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वर्क चाहिए, तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मान के चलिए U1 माइनस U2 माइनस माइनस आपने कितना हीट ट्रांसफर उस सिस्टम से हो गया, तो कितना हीट ट्रांसफर सिस्टम से हो गया? टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय S1 माइनस S2। ये कहां से आया? यहीं से आया। देखिए, du माइनस टी इंटू डेल्टा एस, और टी इंटू डेल्टा एस बेसिकली क्या होता है? dq होता है, माइनस एटमॉस्फेरिक वर्क। एटमॉस्फेरिक वर्क को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि क्लोज सिस्टम जो में जब वर्क हो रहा है, तो वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में काम कर रहा है।
तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो वर्क एटमॉस्फेयर में जो लॉस हो गया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये कैसे माइनस करेंगे, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, और इस चेंज इन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 लिख सकते हैं। ये जो आपको मिलेगा ये मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिलेगा। ओके, मैक्सिमम यूजफुल वर्क या मैक्सिमम वर्क। ओके, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल्स टू, अब अगर हम इसको अलग अलग कर लें, u माइनस टी नॉट एस वन माइनस पी नॉट वी वन माइनस यू टू माइनस टी नॉट एस टू माइनस, ओके, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, सॉरी माइनस ही हो गई, माइनस पी नॉट वी टू। ओके, इसको हम बोल सकते हैं फाई वन और ये उसको बोल सकते हैं हम फाई टू। तो ये आपका बन गया अवेलेबल फंक्शन फॉर द क्लोज सिस्टम। ओके, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है u माइनस टी नॉट इंटू एस माइनस पी वन वी वन। ओके, ये आपका सिस्टम हो गया। इसको अगर हम खोल दें, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस पी नॉट इंटू वी वन माइनस वी टू। ओके, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी नॉट इंटू वी वन प्लस पी नॉट इंटू वी टू। ओके, तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई जो होगा u माइनस टी नॉट इंटू एस प्लस पी वन वी वन। तो ये जो है ये अवेलेबिलिटी फंक्शन है फॉर दी क्लोज सिस्टम। ओके, सिमिलर अवेलेबिलिटी फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ओपन सिस्टम के लिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सिंपल है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, अगर हमने इसको क्लोज सिस्टम मान लिया, तो क्लोज सिस्टम ने हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लिया। अब अगर हम इसको ओपन सिस्टम कंसीडर कर लें और मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कैलकुलेट करें तो हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मालूम है आपको, h1 प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू h2 प्लस वन बाई टू सी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द ओपन सिस्टम। ओके, एग्जाम में आपको यही चीज पूछ ली जाती है कि अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द क्लोज सिस्टम क्या है और अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द ओपन सिस्टम क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द ओपन सिस्टम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द ओपन सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम कंसिडर करते हैं, ओपन सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम के लिए हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी होगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, h1 1 बाई टू सी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू h2 प्लस वन बाई टू सी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। ओके, हमने कुछ अजम्पशंस इसमें लगा देते। पहला अजम्पशन ये, काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या मान लिया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हमने क्या मान लिया, जीरो। ओके, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया वो कितना आया, h1 प्लस चेंज इन हीट dq प्लस h2 प्लस w। ओके, ये फॉर्मूला निकल कर आया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। dq इज इक्वल टू h2 माइनस h1 प्लस dw। आपको मैक्सिमम पॉसिबल वर्क चाहिए, वही अवेलेबल एनर्जी है। तो dw इज इक्वल टू h1 माइनस h2, इसको हम इस तरफ ले गए। ओके, h1 माइनस h2, इसको h1 माइनस h2 कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट h2 माइनस s1, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, टी नॉट s1 माइनस s2। तो ये अवेलेबल एनर्जी है, w dw मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, h1 माइनस टी नॉट s1 माइनस कॉमन निकाल लिया, s2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टी नॉट s2। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अवेलेबल एनर्जी फंक्शन फॉर ओपन सिस्टम क्या निकल कर आ रहा है, h माइनस टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई s। ओके, ये अवेलेबल एनर्जी फंक्शन है फॉर दी ओपन सिस्टम। ओके, इसको हम बोल देते हैं फाई वन और ये हमारे लिए क्या हो गया, फाई टू। ओके, फाई वन माइनस फाई टू हमारा वर्क हो गया, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अवेलेबल एनर्जी बोल रहे हैं। ओके, तो ये अवेलेबिलिटी फंक्शन है, अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर ओपन सिस्टम। ओके, इसके बाद एक लास्ट आपको अवेलेबल एनर्जी में एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी।
इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो इरिवर्सिबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, किसी भी सिस्टम से आप कितना मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं। ओके, एग्जांपल, जैसे कि आपने टू व्हीलर, आपने बाइक ले लिया, बाइक का इंजन को ले लिया, हमें ये मालूम है कि मैक्सिमम वर्क कितना निकल सकता है, हमने ये कैलकुलेट करके रखा है, हमने ये मान लिया कि हमारा इंजन कार्नोट इंजन है, हमने सारे अजम्पशंस लगा दिए, लेकिन क्या उतना वर्क आपको मिला? नहीं। ओके, उससे कम वर्क मिला। ओके, तो इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, जिससे कि आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा। ओके, आपने कैलकुलेशन तो कर लिया कि हाँ, अगर हमारा इंजन कार्नोट इंजन होता और इंजन कार्नोट इंजन होने से थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम होती, तो आपको वर्क आउटपुट मैक्सिमम मिलता। मैक्सिमम वर्क आउटपुट और एक्चुअल जो वर्क आउटपुट मिल रहा है उसके बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। यही इरिवर्सिबिलिटी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। तो इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्क आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। मैक्सिमम वर्क आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्क आउटपुट, इसका फॉर्मूला जनरली हम क्या लिखते हैं इरिवर्सिबिलिटी का? इरिवर्सिबिलिटी का जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं वो टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय डीएस यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स का मतलब क्या है, एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग। ओके, डीएस यूनिवर्स। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कभी भी अगर आपको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज चाहिए तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकाल लीजिए और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल दीजिए, उनको दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, तो ये था सब कुछ अवेलेबल एनर्जी के बारे में। ओके, अवेलेबल एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस जनरली पूछे नहीं जाते, ज्यादातर इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ये फॉर्मूले के पूछ लिए जाते हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, जो कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।